हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। देखो, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है ना कि सीबीएसई ने सिलेबस और सैम्पल पेपर एक साथ निकाला हो। आज तक कभी भी ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं था। हमेशा से ऐसा देखा जाता था कि सीबीएसई अप्रैल के महीने में सिलेबस निकालती थी, फिर सितंबर अक्टूबर के महीने में सैम्पल पेपर निकालती थी। तो समझ सकते हो, जहाँ पे सितंबर में निकाला जा रहा था हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस के बाद, तो अभी इतने दिनों पहले ही जो है करीब 4-5 महीने पहले ही सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिया है। तो यहाँ से एक चीज़ सीबीएसई जो है हमें इंडिकेट दे रही है कि आपकी जो बोर्ड एग्जामिनेशंस है मे बी कि पहले ही हो जाए, मतलब फरवरी के पहले भी होने के चांसेस हैं। और सीबीएसई अभी से ही 2024 बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी में लग गई है, तो आपको भी अभी से अच्छे से एग्जामिनेशंस की तैयारी करनी है। आज का इस वीडियो में मैं आप लोग को स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने निकाला हुआ है 2024 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, तो पूरा अभी मैं आप लोग को इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। तो इन सभी क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस और इसी तरह के ही क्वेश्चंस आपके भी बोर्ड एग्जामिनेशंस में रहेंगे। ठीक है। और अगर आपको मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस देखना होगा तो सिलेबस की वीडियोस हमने ऑलरेडी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, एक बार जाके आप लोग ज़रूर देख लेना। देखो, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, क्वेश्चन का डिज़ाइन कैसा रहेगा, ठीक है, तो सबसे पहले उसको समझ लो। देखो, आपके एग्जामिनेशंस में टोटल 5 सेक्शंस में क्वेश्चंस रहेंगे, सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई। सेक्शन ए से आपका जितना भी क्वेश्चन रहेगा, टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे, तो 20 का 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू में रहेंगे, यानी कि 4-4 ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा, कोई भी एक ऑप्शंस आपको उसमें से टिक करना है। ओके। इसके बाद जो सेक्शन बी है उसमें से आपके टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे, हर क्वेश्चंस के आपको 2-2 मार्क्स दिए जाएंगे। सेक्शन सी में टोटल 6 क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें आपको हर क्वेश्चंस के 3 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद सेक्शन डी में आपके टोटल 4 क्वेश्चंस आपको बनाने होंगे, जिसमें आपको हर क्वेश्चंस के 5-5 नंबर दिए जाएंगे। और जो सेक्शन 6 रहेगा ना, ये आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, ये 4-4 नंबर का रहेगा। टोटल इसमें 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाएगा। हाँ, बीच में कुछ कुछ आपके इंटरनल चॉइसेस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जैसे और करके वो नहीं आता है तो कोई दूसरा बनाओ, इस टाइप के। ओके। एक चीज़ और दिया गया है कि कभी आपको अगर पाई की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत पड़े तो आप 22/7 पुट कर लेना। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर का पूरा ऐसा डिज़ाइन रहने वाला है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बिल्कुल इसी टाइप के ही पेपर आएंगे, इसी टाइप का क्वेश्चंस रहेगा, 5 सेक्शंस में रहेगा और इसी तरह से डिवाइडेड रहेंगे। अब चलो, जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं ना, उसके मैंने सॉल्यूशंस यहाँ पे करके रखे हुए हैं। मैं आपको पूरा क्वेश्चंस और आंसर्स बताते जाता हूँ। सबसे पहले सेक्शन ए का यहाँ पे क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे ए का वैल्यू दिया गया है x³ y², y का वैल्यू दिया गया है, सॉरी b का वैल्यू दिया गया है xy³ और बोला गया है कि xy एक प्राइम नंबर है। तो हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है कि द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स बाय द एलसीएम ऑफ ए बी। मतलब आपको सबसे पहले यहाँ पे ये जो ए बी है ना, इस ए बी का प्रोडक्ट निकाल लेना है। ठीक है, प्रोडक्ट बोला है तो ए बी का पहले हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे, देन इसी ए बी का फिर हम एलसीएम निकाल लेंगे और फिर दोनों को डिवाइड करने बोला है, डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लो, यहाँ पे ए का वैल्यू यहाँ पे जो दिया हुआ था इसको लिख लिए, बी का वैल्यू लिख दिए, दोनों को प्रोडक्ट करना था, प्रोडक्ट कर लिए। प्रोडक्ट में क्या करते हैं हम लोग, पावर को प्लस करते हैं। जैसे इसमें x का पावर 3 है, इसमें x का पावर 1 है, तो 3 और 1 4 हो गया। इसमें y का पावर 2 है, इसमें y का पावर 3 है, तो 2 और 3 5 हो गया, तो ये हो गया। अब एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे इसी ए बी का। ठीक है, इसी ए बी का हम एलसीएम निकाल रहे हैं। तो एलसीएम में हम देखते हैं कि दोनों में से बड़ा पावर कौन सा है। जैसे इसमें x का पावर 3, इसमें x का पावर 1 है, तो बड़ा पावर वाला एलसीएम हो जाता है, तो x का पावर 3 हो गया। इसी तरह से इसमें y का पावर 2 है, इसमें y का पावर 3 है, तो y का पावर 3 मतलब ये हो गया। तो एलसीएम निकाल लिए। अब दोनों को डिवाइड करने बोला था तो दोनों को डिवाइड कर देंगे। देखो, इसको यहाँ पे a × b ऊपर लिखे, एलसीएम ए बी नीचे लिखे हैं, और a × b इसका जो प्रोडक्ट आया था इसको हम यहाँ पे लिख लिए, और एलसीएम जो निकाले थे इसको हम नीचे यहाँ पे लिखे हैं। दोनों
को हम घटा रहे हैं, पावर को घटाते हैं, डिवाइड में क्या करते हैं, पावर को घटाते हैं, ठीक है। तो 4 में 3 घटाएंगे तो x का पावर 1, आप 1 दे भी सकते हो, नहीं भी, और 5 में 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा y का पावर। तो इस तरह से ये आपका आंसर निकल जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लो, ये ऑप्शन बी में यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है ना, तो ये राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से टोटल आपके 20 क्वेश्चंस MCQs में दिए हुए हैं। अब चलो सेकंड क्वेश्चंस को समझो। अब यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है और बोला गया है कि इसमें जीरोज़ की संख्या क्या होगी, जीरोज़ के लेके इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके लिए ना सबसे पहले आप लोग देखो कि ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस में कितने जगह पे ये लाइन जो है वो इंटरसेक्ट की गई है। तो एक्स एक्सिस पे एक जगह इंटरसेक्ट हुई है और एक्स का वैल्यू कितना है, 3 है। सो राइट आंसर क्या होगा कि एक जीरोज़ होगा, एक जगह इंटरसेक्ट हुआ तो एक जीरोज़, 2 जगह इंटरसेक्ट होता तो 2 जीरोज़ होता, 3 जगह इंटरसेक्ट होता तो 3 जीरोज़ होता, ठीक है। और यहाँ पे जीरोज़ कितना है, 3 है, तो इसमें 3 देख लो, 3 है, दिया गया है 3 और 0। तो पहला वाला x का कोऑर्डिनेट होता है ना, दूसरा y होता है, तो हमें x एक्सिस में देख रहे हैं तो x वाला हम लेंगे 3। सो राइट आंसर आपका ये ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है अभी आप नहीं पढ़े होंगे, आगे चल के अगर आप पढ़ोगे तो इस तरह क्वेश्चंस को ईजिली कर लोगे, ठीक है। अभी देखो जब कोई लाइंस इस तरह से पैरेलल होता है ना, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं ये वाला, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यही अगर इंटरसेक्ट कर जाता ये दोनों लाइंस तो फिर फॉर्मूला हो जाता a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है, बस इतना ही। और इसी में अगर ये एक लाइन इसी लाइन के ऊपर आ जाता, मतलब कोइंसिडेंस हो जाता, तो उसमें फॉर्मूला फिर हम लोग लगाते हैं ये वाला a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो फिलहाल इसमें जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। याद रखना पैरेलल के लिए ये वाली फॉर्मूला होती है, और पैरेलल जब होता है तो वो नो सॉल्यूशन होता है और वो इनकंसिस्टेंट होता है। ये सब सारी बातें भी याद रखना। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब इसमें नेचर ऑफ द रूट्स हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा और बताना होगा, मतलब नेचर ऑफ द रूट्स इसमें बताना है। तो नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करने के लिए हमें तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ये जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है ये ए का वैल्यू होता है, एक्स का जो कॉफिशिएंट है -6 ये बी का वैल्यू, और ये जो 2 है कांस्टेंट टर्म ये सी का वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट के लिए फॉर्मूला होता है b² - 4ac, इसको लिख लिए, b का वैल्यू यहाँ पे पुट किए, 4 रहने दिए, a का वैल्यू यहाँ पे पुट किए और c का वैल्यू फिर यहाँ पे पुट कर दिए। अब यहाँ पे 6 का स्क्वायर किए, 6 6 जा 36 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और इन तीनों को मल्टीप्लाई किए, 4 9 जा 36, 36 2 जा 72, और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। दोनों को जोड़ दिए, 100 हो गया। तो देखो एक बात यहाँ पे याद रखना है आप लोग को, नेचर ऑफ द रूट्स में आपको क्या क्या याद रखनी है। तो अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा है, जैसे ये वाला वैल्यू देखो 0 से बड़ा है ना, 100 0 से बड़ा है, तो इसमें 2 रूट्स निकलता है और ये दोनों रूट्स रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट को हम अनइक्वल भी बोलते हैं। अगर मान के चलो 100 के जगह पे 0 निकल जाता d का वैल्यू, तो इसमें भी 2 रूट्स निकलता और वो भी रियल होता, लेकिन इसमें इक्वल होता, ठीक है, 0 निकलने पर इक्वल होता है। और अगर नेगेटिव में आता d का वैल्यू, जैसे -1 -2 या माइनस में कुछ भी नंबर आता, तो नो रियल रूट्स होता, मतलब उसमें कोई भी रूट्स नहीं निकलता। तो यहाँ पे फिलहाल d का जो वैल्यू है 0 नहीं आया है, 0 से बड़ा आया है, तो ये जो ऑप्शन 1 है ये आपका सही आंसर होगा कि 2 रूट्स, मतलब 2 रूट्स निकलेगा और दोनों रूट्स क्या होगा, वो रियल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, देखो 2 रियल रूट्स और डिस्टिंक्ट मतलब ग्रेटर वाला, इक्वल रहता तो फिर यहाँ पे ये आपका ऑप्शन रहता 2 वाला, बी वाला, ठीक है। बट फिलहाल यहाँ पे ग्रेटर है तो ग्रेटर के लिए डिस्टिंक्ट होगा, तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 5 है। अब यहाँ पे दिया गया है कि 2 एपीज है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, जिसका फर्स्ट टर्म दिया गया है -1 है, एंड दैट मतलब पहला वाला एपी का जो
फर्स्ट टर्म है वो -1 है और दूसरे वाले AP का फर्स्ट टर्म -8 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों का फोर्थ टर्म का डिफरेंसेस क्या होगा। ठीक है, देखो इसका भी सॉल्यूशन हमने कर दिया है। सबसे पहले देखो दोनों AP का जो कॉमन डिफरेंस था ना वो सेम था D। तो अगर हम फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म का बात करें, ठीक है, पहले AP का फर्स्ट टर्म का बात करें तो वो दिया हुआ था -1। इसका अगर हम फोर्थ टर्म निकालते हैं तो फोर्थ टर्म बराबर A + 3D लिखेंगे। अगर वही फिफ्थ टर्म रहता A + 4D लिखते हैं, मतलब एक कम करके D लिखते इस तरह से। ठीक है, तो फोर्थ टर्म इज इक्वल टू A + 3D हो गया। A का वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म, A मतलब फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे -1 हो गया, फिर +3D रहने दिए जैसे का वैसे ही। ये फर्स्ट AP का हुआ। दूसरा जो AP था उसका जो फर्स्ट टर्म था वो -8 दिया गया था। दूसरे AP का भी हम फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं, तो इसका भी A + 3D होगा। इसका फर्स्ट टर्म दिया था -8 रहने दिए, +3D रहने दिए। अब दोनों का डिफरेंसेस निकालना था ना, दोनों AP का देखो डिफरेंसेस निकाल दिए हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, ये +3D -3D कट गया, माइनस प्लस माइनस 8 में गया तो 7 हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा 7। ठीक है, ये वाला 7 आया ना, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें क्या है कि हमें रेशियो निकालने के लिए बोला गया है। ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा गया है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट है इसको A और इसको मान लेते हैं B। एक्स एक्सिस के लिए पॉइंट ले लेंगे, P(x0) बन जाएगा आपका इसमें इजीली। ठीक है, तो वही चीज़ किए हैं, A का वैल्यू ले लिए, मतलब A का कोऑर्डिनेट 1 ले लिए, B का कोऑर्डिनेट मान लिए, और इसमें जो रेशियो है हम K:1 माना है। आप चाहो तो M:n मान के भी बना सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें हम यूज किए हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। सेक्शन फार्मूला होता है mx2 + nx1/m+n और my2 + ny1/m+n। तो x1 x2 क्या है, ये हो गया x1, ये वाला x2, ये है y1, ये है y2। बस वही वाला सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। अब x एक्सिस बोला गया था, इसीलिए जो कोऑर्डिनेट है हमने x0 लिया हुआ है। अगर वही क्वेश्चन में अगर y एक्सिस लिखा हुआ रहता तो कोऑर्डिनेट हम 0 y लेते, इस तरह से, इसको याद रखना। अब हम इक्वेट कर रहे हैं तो x इसके साथ इक्वेट होगा, 0 इसके साथ इक्वेट होगा। तो हमें रेशियो निकालना है ना, तो x वाला को लेने का ज़रूरत ही नहीं है, हम 0 के इसके साथ इक्वेट कर दे रहे हैं। तो ये देखो 6k -3 है और नीचे k+1 है, और ये 0 इधर आ गया, इसके साथ इक्वल हो गया। इधर k+1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, फिर -3 इक्वल टू के इधर आ गया तो ये +3 हो गया। फिर ये 6 नीचे आके काट दिए, तो k का वैल्यू जो आया वो 1/2 आया, यानी कि 1:2। तो रेशियो निकालना था तो यही आंसर हो जाएगा 1:2। सो राइट आंसर 1:2 ये वाला होगा। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 7, तो देखते हैं। अब देखो, अभी देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या बोला गया है कि XY इज़ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, तो हाउ मैनी सच पॉइंट्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। देखो क्वेश्चन को समझने का कोशिश करो। सपोज करो कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो बोला गया है कि ये जो कोऑर्डिनेट हमने लिया हुआ है XY, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट पे, थर्ड क्वाड्रेंट ये ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो बोला जा रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट पे ये कितने जगह पे लाई करेगा। ठीक है, कितने जगह पे पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट यहाँ पे हमने दिया हुआ है ना, देखो यहाँ पे बहुत जगह पॉइंट दिया हुआ है, कितने जगह पे लाई करेगा। अब यहाँ पे खुद आप समझने की कोशिश करो कि हमें बोला गया है कि ओरिजिन से लेना है 5 यूनिट। ठीक है, ओरिजिन से लेना है 5 यूनिट थर्ड क्वाड्रेंट में। तो 5 यूनिट कहीं भी ले सकते हैं ना, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, मतलब 5 यूनिट कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो छोटा बड़ा करके। तो इस तरह से इसमें जो आपका देखो ऑप्शन दिया गया है, एक तो 0 है तो ये होगा नहीं, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, इनफाइनाइटली मैनी होगा, बहुत सारा हम पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा इसमें पॉइंट लाई हो सकता है थर्ड क्वाड्रेंट में। सो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होता, इनफाइनाइटली मैनी। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दिए गए हैं, जैसे ए बी का वैल्यू दिया गया है, ए मान के चलो ये ए है, फिर डी ई का वैल्यू दिया गया है, एक्स मान के चलो ये एक्स है, फिर ई सी का दिया है सी, ये सी हो गया। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है वैल्यू।
और b का भी वैल्यू दिया है, यहाँ पे b दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है कि इसमें x का वैल्यू इसमें से कौन सा आएगा। DE पैरेलल है AB का, मतलब कि ये पैरेलल है इसका, ठीक है। तो जब पैरेलल है ना ये और ये, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, ठीक है। पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो जाएगा। अब जब इसको हम बराबर कर दिए तो ये वाला और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो वही चीज़ देखो हमने यहाँ पे किया हुआ है कि DE पैरेलल है AB का, तो इस वजह से ये जो एंगल है ये एंगल दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब ABC और DEC ये वाला एंगल बराबर हो जाएगी, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। अब हम ये बड़ा वाला एक ट्रायंगल ले रहे हैं और एक ये छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। कैसे कॉन्ग्रुएंस है, चलो कॉन्ग्रुएंस यहाँ पे मैंने आपके लिए प्रूव करके भी दिखा दिया। पहला तो कि ये और ये बराबर है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, दूसरा कि एंगल C और एंगल C कॉमन है। तो दो एंगल सिमिलरिटी मिल गई तो हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हैं। अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता है तो पता है कि आप लोग को कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर दे रहे हैं कि जैसे इसमें छोटा वाला ट्रायंगल का EC लिए हैं तो बड़े वाले ट्रायंगल का क्या लेंगे, BC। तो यही हो गया प्रोपोर्शनल EC बाई BC। इसी तरह से यहाँ पे DE और AB ले लिए। अब बस जो वैल्यू यहाँ पे हमने पुट किया हुआ है, जैसे EC का वैल्यू C, तो यहाँ पे हमने C लिख लिया, ठीक है, EC के जगह पे। फिर BC का वैल्यू पूरा देखो B प्लस C लेंगे तो यहाँ पे B प्लस C लिख दिए। फिर DE का वैल्यू देखो यहाँ पे X है। फिर AB का वैल्यू देखो यहाँ पे A है, तो AB की जगह पे यहाँ पे A लिख दिए, ठीक है। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये C यहाँ पे आ जाएगा, यानी AC हो जाएगा। नीचे तो B प्लस C जैसे का वैसे ही है, तो बस यही आपका आंसर निकल गया। तो ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी में AC बाई B प्लस C। चलो नेक्स्ट यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 9 को समझो। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे क्या बोला गया है कि O इज़ द सेंटर ऑफ ए सर्किल। चलो ये सेंटर है एंड कॉर्ड PQ मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। अब देखो ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड PQ, ये एक एंगल बना रहा है 50 डिग्री टेंजेंट PR के साथ, मतलब ये वाला एंगल 50 डिग्री है, ठीक है। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, हो सकता है अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, पता नहीं होगा, आगे पढ़ोगे समझ में आ जाएगा कि जब हम टेंजेंट खींचते हैं सेंटर से, तो सेंटर से जो एंगल बनता है टेंजेंट का वो 90 डिग्री होता है। तो OPR का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देख लो हमने वही चीज़ किया हुआ है कि OPR 90 डिग्री है। फिर और एक तो हमने यहाँ पे 50 डिग्री लिया ही हुआ है। अब इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखो ये 50 है और ये पूरा 90 है, तो हम सबसे पहले ये वाला एंगल निकालेंगे। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए पूरा में से हम इसको घटा देंगे, जो 50 है घटा देंगे, तो पूरा मेरा 90 है, पूरा 90 है, ठीक है। तो 90 में से इसको घटाएंगे तो ये निकल जाएगा, तो 90 में 50 हम घटा दे रहे हैं, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। 90 में से 50 घटा लिया तो 40 हो गया, तो ये एंगल 40 निकल गया, ठीक है। यहाँ पे हमने 40 दिखाया भी है, ये एंगल 40 निकल गया। अभी देखो OP और OQ ये दोनों क्या है, रेडियस है। तो जब OP और OQ बराबर है, क्योंकि दोनों रेडियस है, तो एंगल P और एंगल Q भी बराबर हो जाएगा। तो अगर ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, ठीक है। तो बस हमें यही वाला एंगल फाइंड करना था, एंगल POQ। तो देखो ट्रायंगल ये बन गया ना, ये ट्रायंगल बन गया, तो 40 प्लस ये वाला एंगल कर देंगे। देखो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया, POQ प्लस 40, फिर 40 80 हो गया, फिर 180 में से 80 घटा दिए, PO का वैल्यू 100 निकल गया। तो इस तरह से जो राइट आंसर आपका है वो 100 निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो 100 है, ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 10 को। देखो ये क्वेश्चन ना आपका प्रूफ में इससे पहले कई बार पूछा हुआ है। बोला गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है PQRS और उसके अंदर में ना एक सर्किल है, सर्कमस्क्राइब है, मतलब अंदर में, क्वाड्रिलेटरल के अंदर में सर्किल है। जैसे यहाँ पे देख लो, ये क्वाड्रिलेटरल मान के चलो और इसके अंदर में ये सर्किल है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दिया गया है, जैसे PQ का वैल्यूज़, जैसे यहाँ पे देख लो ये PQ का वैल्यू दिया हुआ है, SR का वैल्यू दिया हुआ है। ये फिगर आपको कुछ देर ड्रॉ करना हो पड़ेगा, ठीक है। फिर RQ का वैल्यू दिया हुआ है, आपको PS निकालने के लिए बोला है।
ठीक है, तो ये प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी बुक में भी कि पी क्यू प्लस एस आर मतलब अपोजिट साइड को जब जोड़ते हैं तो इधर वाले के अपोजिट साइड के ये इक्वल होता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया हुआ है, देखो ये और ये अपोजिट साइड है तो इसको यहाँ पे जोड़े हुए हैं, इक्वल टू ये दोनों के अपोजिट साइड के सम के इक्वल हो गया। अब बस पी क्यू का जो वैल्यू था इसको पुट किया, आर एस का वैल्यू पुट किए, पी एस जैसे का वैसे रहने दिए क्योंकि इसका वैल्यू फाइंड करना है, आर की क्यू का वैल्यू जैसे का वैसे रहने दिए, दोनों को जोड़ दिए 26 हो गया। यहाँ से फिर पी एस का वैल्यू फाइंड कर लिए, 26 में 15 घटा के 11 निकल गया। तो सिंपल था, ये भी आप इजीली बना सकते थे। ठीक है, तो 11 आपका इसमें राइट आंसर होता, ऑप्शन डी। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले ये भी जो साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है ए वाई बी, इसको यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी वाई एच, तो यहाँ पे इक्वेट कर रहे हैं तो पी का वैल्यू ए, एच का वैल्यू बी, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। पी और एच हमारे पास है, बेस नहीं है तो बेस निकाल रहे हैं बी, यानी हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है बेस बराबर, फॉर्मूला लिख लिए। हाइपोटेनियस यानी कि एच का वैल्यू बी दिया हुआ था, यहाँ पे पुट कर दिए तो बी स्क्वायर हो गया। पी का वैल्यू यहाँ पे ए दिया हुआ है तो ए स्क्वायर हो गया, पी की जगह पे पुट किए तो ठीक है, यहाँ तक हो गया। बी का वैल्यू फाइंड कर लिए हम। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, क्योंकि हमें फाइंड करने के लिए वही बोला गया था ना, कॉस थीटा निकालो। देखो यहाँ पे कॉस थीटा निकालने बोला है तो कॉस थीटा निकाल रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है बी बाई एच। बी अभी हमने यहाँ फाइंड किया हुआ है, इसको यहाँ पे लिख लिए, एच का वैल्यू बी है यहाँ पे लिख दिए, तो यही आंसर निकल गया, बी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 12, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले सेक ए का फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉस ए, टैन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए बाई कॉस ए, इसको लिख लिए। 1 माइनस साइन ए, इसको जैसे का वैसे रहने दिए। अब इसका एलसीएम लिए कॉस ए हो गया, ये ऊपर में जैसे का वैसे हो गया 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पे देखने को मिलेगा ये 1 प्लस साइन ए है, ये है 1 माइनस साइन ए, तो a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहने दिए, साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, एक कॉस कट गया तो सिर्फ कॉस ए बच गया, तो इसका आंसर कॉस ए हो गया। तो ऑप्शन में देखो कॉस ए होगा कहीं, ठीक है, ऑप्शन डी में है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। अभी देखो 13 में बोला गया है कि एक पोल है जो कि 6 मीटर इसका हाइट है। ठीक है, एक पोल मान के चलो, ये एक पोल है, ये 6 मीटर इसका हाइट हो गया। आगे क्वेश्चन है कि इसका शैडो बन रहा है, तो शैडो बन रहा है तो इसका शैडो का लेंथ है 2√3 मीटर। अब देखो शैडो मान के चलो ये पोल है, तो शैडो किधर बनेगा, शैडो नीचे की तरफ रहेगा ना, शैडो ये वाला, तो शैडो यहाँ पे इसका शैडो का लेंथ ले लिए 2√3 मीटर। ठीक है, आपको ये वाली एंगल निकालनी है, यहाँ पे एंगल इसका क्या निकलेगा, तो ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे अगर हम p बाई बी, तो इसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर p बाई बी होता है। तो ये परपेंडिकुलर लिए ए बी, बेस ले लिए बी सी। ठीक है, इसके बाद ए बी का जो वैल्यू है 6 यहाँ पे रहने दिए, बी सी का जो वैल्यू है 2√3 इसको यहाँ पे रहने दिए, इसको काट दिए, 2 3 जा 6, फिर रूट ये ऐसे है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे एक बार करके दिखा दे रहा हूँ, ये इस तरह से है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2√3 है, तो ये कटा 2 3 जा 6, 3 का मतलब होता है √3, मतलब √3 इंटू √3, तो ये कट जाएगा √3 बार में, तो सिर्फ √3 बच जाएगा। ठीक है, और tan 60 डिग्री बराबर होता है √3, तो √3 की जगह पे tan 60 डिग्री लिख दिए, ये tan कट गया, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री निकल गया, तो ये आपका आंसर निकल गया 60 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन देख लो 60 डिग्री होगा ही। ठीक है, ऑप्शन ए है 60 डिग्री। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 14 है कि इफ़ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि पेरीमीटर और एरिया ऑफ सर्किल दोनों इक्वल है, तो रेडियस ऑफ सर्किल क्या होगा, दोनों को इक्वल कर देते हैं, अपने आप निकल जाएगा। पेरीमीटर ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल है। पेरीमीटर ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है 2πr, यानी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, वही होता है पेरीमीटर ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल का πr स्क्वायर, पाई कैंसिल, एक r कट किया तो 2r मतलब r इज इक्वल टू 2 बच गया, तो यही है 2 यूनिट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 15।
अब इसमें क्या है कि इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क equal in area to the sum of areas of two circular parks of diameter 16 मीटर एंड 12 मीटर in a locality। अब मतलब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है, इसमें गिवन ये दिया हुआ है कि एरिया ऑफ सिंगल सर्कुलर पार्क है इक्वल है एरिया ऑफ पहला सर्कुलर पार्क का प्लस एरिया ऑफ दूसरा सर्कुलर पार्क का। तो सबसे पहले तो आपको पहला सर्कुलर पार्क का एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसमें दिया हुआ है क्या, पहला सर्कुलर पार्क का एरिया निकालने के लिए पहले डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो डायमीटर दिया हुआ है, सबसे पहले इसमें हम रेडियस निकालेंगे पहला सर्कुलर पार्क का, ठीक है। तो वही चीज़ देखो हमने यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले डायमीटर दिया हुआ था फर्स्ट सर्कुलर पार्क का 16 मीटर, तो इससे हम रेडियस निकाल लिए, पहला सर्कुलर पार्क का रेडियस निकाल लिए 8 मीटर। इसी तरह से डायमीटर दूसरे सर्कुलर पार्क का दिया हुआ था 12 मीटर, तो दूसरे सर्कुलर पार्क का रेडियस कितना हो जाएगा, तो 12/2, रेडियस बराबर फॉर्मूला होता है d/2, 6 मीटर निकल गया। अब पहले सर्कुलर पार्क का हम एरिया निकाल लिए πr1², r का वैल्यू 8 था, अभी ऊपर में निकाले ना, 8 8 64 कर दिया, 64 पाई आ गया। फिर इसी तरह से सेकेंड सर्कुलर पार्क का हम यहाँ पे एरिया निकाल लिए πr2², r का वैल्यू ऊपर में अभी निकाले 6 का स्क्वायर कर दिए, 36 पाई आ गया, ठीक है। अब जो गिवन दिया हुआ था कि एरिया ऑफ सिंगल सर्कुलर पार्क इक्वल है एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कुलर पार्क का और फिर एरिया ऑफ सेकेंड सर्कुलर पार्क का, इसको लिखे हुए हैं। अब एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कुलर पार्क का πr², ये फॉर्मूला हो गया, दोनों का वैल्यू अभी कुछ देर पहले हम निकाले थे पहले और दूसरे पार्क का, ये दोनों को जोड़े तो 100 पाई आया, ये पाई कैंसिल, तो r² बराबर 100, तो स्क्वायर जब हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, रूट जब हटेगा तो 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 10 जा 100 होता है, तो r का वैल्यू 10 निकल गया। तो ये आपका राइट आंसर होगा 10 मीटर, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा 10 मीटर। चलो यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन को समझते हैं। देखो ये बिल्कुल एक नया सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे पहले कभी भी ऐसा CBSE ने क्वेश्चन दिया नहीं है। लिखा गया है कि देयर इज़ अ ग्रीन स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2a। अभी देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे सपोज कर लो कि ये एक ग्रीन कलर का स्क्वायर बोर्ड है, ठीक है, ये ग्रीन कलर का स्क्वायर बोर्ड है, ठीक है। अब आगे फिर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है सारा जो साइड है स्क्वायर का वो 2a है, सरकमस्क्राइबिंग अ रेड सर्किल, मतलब उसी ग्रीन एरिया के अंदर में एक रेड सर्कल है, ये पूरा रेड सर्कल है। तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला गया है कि कीप्स द डॉट्स ऑन द ग्रीन रीजन, ग्रीन रीजन में डॉट लगाने का हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। देखो इस तरह का क्वेश्चंस को ना आप या तो ये सबसे पहले क्या करो कि ये जो एक स्क्वायर टाइप का था ना, सबका जो साइड था 2 मीटर था ना, सॉरी 2a था, तो इसको लिखे हुए हैं। तो या तो आप इस स्क्वायर का सबसे पहले एरिया निकालो या तो फिर पेरीमीटर निकालो। आप पेरीमीटर निकाल के भी इसका आंसर्स को ला सकते हो, एरिया निकाल के भी ला सकते हो। फिलहाल अभी हमने यहाँ पे एरिया निकाला हुआ है, आप पेरीमीटर निकालोगे ना फिर भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस स्क्वायर का एरिया निकाल दे रहे हैं, ग्रीन स्क्वायर का था, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हैं, साइड स्क्वायर होता है, साइड दिया गया है 2a, तो 2a का स्क्वायर कर दिया तो 4a² हो गया। अब ये जो रेड सर्किल था इसका स्क्वायर निकालते हैं, तो एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है πr², ठीक है। अब देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक 2a है, तो आधा करेंगे तो a होगा, यानी रेडियस a होगा, तो r के जगह पे a पुट किए तो πa² हो गया। तो एरिया ऑफ सर्किल निकाल के लिए πa²। इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों को डिफरेंस कर लेते हैं, दोनों को घटा लेते हैं, तो ये 4a² हो गया माइनस πa² हो गया। अब यहाँ भी a² है, यहाँ भी a² है, तो a² कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ बच गया 4 माइनस पाई, ठीक है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला गया था ना, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स बाई सैम्पल स्पेस, ठीक है। अब फेवरेबल आउटकम्स में कौन सा लेंगे, सैम्पल स्पेस में कौन सा लेंगे। देखो सैम्पल स्पेस में आपको एक चीज़ तो पता ही होगा कि हमेशा हम सैम्पल स्पेस में जो सबसे टोटल वाला होता है वही लेते हैं, तो मतलब पूरा भाग, तो पूरा भाग ग्रीन बोर्ड वाला था, तो इसका एरिया हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो 4a² इसका एरिया निकाले थे ना, तो वही वाला एरिया यहाँ पे लिखे हुए हैं 4a² वाला, ठीक है। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो लिखे है ना।
और फेवरेबल आउटकम्स में दोनों को जो घटा कर आया उसका लिखे हैं, ठीक। क्योंकि हमें बोला गया था कि जो ग्रीन पार्ट है ना, जो ग्रीन पार्ट है इस पर हम डॉट लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि ग्रीन पार्ट में वो डॉट लगा रहा है उसका एरिया निकालो, तो आपको तो रेड को हटाना पड़ेगा। तो रेड को हटा चुके हैं हम, देखो डिफरेंस करके हमने रेड को हटा दिया, ठीक है। तो यही निकल गया आपका फेवरेबल आउटकम्स। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अब ए स्क्वायर कट गया तो 4 - π/4 ये आंसर आपका निकल गया प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। तो देख लो ये वाला 4 - π/4 ये आंसर होगा बी। ओके, नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 17 को समझो। अब यहाँ पे दिया गया है कि 2 कार्ड हर्ट का और 4 कार्ड स्पेड का 52 कार्ड्स में से मिसिंग है। देखो हर्ट का जो कार्ड होता है ना वो रेड कलर का होता है और स्पेड का जो कार्ड होता है ना वो ब्लैक कलर का होता है। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है ब्लैक कलर का बचे हुए पैक में से। तो सबसे पहले तो ये निकाल लेंगे कितना कार्ड बचा हुआ है। तो यहाँ पे 2 और 4 6 हो गया, तो टोटल 52 कार्ड्स होता है। तो 52 कार्ड्स में से हमने यहाँ पे 6 कार्ड्स को निकाल दिया तो 46 बच गया। हमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला गया था ब्लैक कार्ड्स का। तो देखो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा ना कि ब्लैक कार्ड बचा कितना है। तो टोटल 52 कार्ड्स में से 26 ब्लैक होता है और 26 रेड होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो स्पेड होता है ना, स्पेड ब्लैक कलर का है, तो 4 तो ये ऑलरेडी मिसिंग है ना, तो 4 को यहाँ से आप घटा दो तो 22 बच गया ब्लैक कार्ड, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो यही 22 ऊपर होगा, मिसिंग मतलब टोटल जो कार्ड बचा हुआ था 46 था, तो यही आपका आंसर निकलेगा 22/46। यहाँ पे हमने काट दिया है, काटना नहीं है, ठीक है। यही आंसर दिया हुआ है 22/46, ठीक है, 22/46। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 18 है। अब इसमें हमें अपर लिमिट निकालने के लिए बोला गया है मॉडल क्लास का। तो सबसे पहले इसको आपको क्लास इंटरवल में लिखना पड़ेगा। तो क्लास इंटरवल में कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे आपका दिया गया है 140 से बिलो। तो 140 से बिलो आप कितना भी ले सकते हो, 0 से 140 भी ले सकते हो, 130 से 140 भी ले सकते हो, 120 से 140 भी ले सकते हो, ठीक है। इस तरह क्लास इंटरवल ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इसकी जो डिफरेंस है ना वो 5 है, तो यहाँ से आपको क्या करना है कि सिर्फ 5 ही घटाना है। तो 140 में 5 घटाओगे कितना निकलेगा, 135। तो पहला जो क्लास इंटरवल निकलेगा वो 135 से 140 निकलेगा। अब बस इसमें 5 ऐड करते जाओ और कहाँ तक आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे 165 है, तो 65 तक, 165 तक जैसे आएगा आपको रुक जाना है। तो सबसे पहले देखो 135 से 140, फिर 140 से 145, 5 ऐड करते जा रहे हैं। यहाँ भी 5 ऐड किए, फिर 5 ऐड किए, 55 से 60 हो गया, फिर 65 में आके स्टॉप हो गया, ठीक है। अब ये वाला जो यहाँ पे चीज़ दिया गया है ना, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया गया है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है वो कि फ्रीक्वेंसी दिया है, तो या तो ये असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा या तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। जनरली देखा जाता है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में ही रहता है। जैसे यहाँ पे देख लो, ये इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, सबसे बड़ा, है ना। तो ये ऐसा जब दिया हुआ रहता है ना, तो समझ लो कि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। आपको पहले फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ था ये सब सारा हम यहाँ पे लिखे हुआ है। तो देखो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये जो 4 है, 4 जैसे का वैसे हम उतारेंगे, फिर इन दोनों को घटाकर हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर इन दोनों को घटाकर यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह से आगे का प्रोसेस चलता रहेगा। फिर ये दोनों घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर ये दोनों घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे। तो आगे का प्रोसेस इसी तरह से चलता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो 18 सबसे बड़ा है, तो ये हो गया मॉडल क्लास, ये हो गया मॉडल क्लास। अब जो मॉडल क्लास है, तो मॉडल क्लास में हम लोग देखेंगे ये होता है अपर लिमिट और ये होता है लोअर लिमिट। तो आपको एक क्वेश्चन में बोला गया था कि अपर लिमिट निकालो। देखो अपर लिमिट बोला गया था, तो अपर लिमिट दोनों में से कौन सा होगा, अपर लिमिट होता है ये वाला, ये होता है लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट 150 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 150 दिया हुआ था, हम ऊपर में देख लिया है। अब 19 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। 19 में क्या है कि ये असर्शन रीजन में क्वेश्चन दिया गया है।
तो स्टेटमेंट क्या है, असर्शन क्या दिया गया है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप इज द सम ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो देखो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इसका जो हेमिस्फेयर है इसका कर्व सरफेस एरिया और ये जो कोन दिया गया है इसका कर्व सरफेस एरिया, दोनों को हम ऐड कर देंगे, सम कर देंगे। तो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट में इसका जो रीज़न दिया गया, स्टेटमेंट का जो रीज़न दिया गया वो क्या दिया गया है कि टॉप इज़ ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग द प्लेन सरफेस ऑफ द हेमिस्फेयर एंड कोन टुगेदर। तो देखो यहाँ पे देखा जाए तो स्टेटमेंट सही है, मतलब असर्शन जो है वो सही है और रीज़न भी सही है, जो इसका रीज़न दिया गया है वो भी सही है। तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है असर्शन रीजन का कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। चेक करो क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो ये एपी में है या नहीं है। इसको पता करने के लिए इसका पहला में कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, तो इसको बोलते हैं A1 A2 A3 A4। तो A2 में से A1 को घटा देंगे, फिर इसी तरह से A3 में A2 घटाएंगे, A4 में A3 को घटाएंगे, ऐसे कर करके। तो सबका अगर D का वैल्यू सेम निकला तो वो AP होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे -5/2 में से -5 को करेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर निकलेगा वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 होगा, 10 में 5 गया 5 होगा, यानी कि 5/2 निकलेगा, ठीक है। इस तरह से 5/2। इसी तरह से 0 माइनस माइनस 0 माइनस -5/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/2 निकलेगा। मतलब जो कॉमन डिफरेंस निकल रहा है वो सेम निकल रहा है। दैट मीन्स कि इसका जो स्टेटमेंट मतलब रीजन दिया गया है ना वो ट्रू है, ठीक है। बट स्टेटमेंट का जो रीजन दिया गया है वो है कि द टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव रेशनल नंबर। मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का जो टर्म्स होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रेशनल नंबर नहीं होता है, ऐसा लिखा गया है, जो कि ये गलत रीजन बता रहा है। क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का जो टर्म होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रेशनल नंबर में हो सकता है, ठीक है, होता है। सो इसका जो रीज़न है वो फॉल्स है, बट असर्शन सही है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब आगे सेक्शन बी के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, मैं आपको यहाँ पे उसका सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ, बट आंसर्स को समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये आपके लिए उतना हार्ड पड़ेगा नहीं, क्योंकि सीबीएसई ने भी ऑलरेडी इसकी सॉल्यूशन दी हुई है अपने सैम्पल पेपर में, और साथ ही साथ ये आपको बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको देखना होगा तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, और फिर भी अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका आप यहाँ पे सॉल्यूशन देख लो। मैंने सारे के सॉल्यूशन कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, इसका जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लो, और इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। क्योंकि देखो ऑलरेडी वीडियो लंबी हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा, और मैं नहीं चाहता कि वीडियो और ज़्यादा लंबा हो, ठीक है। तो आप इसको खुद से प्रैक्टिस करो। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कमेंट करना, आगे की वीडियोज़ में मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को देखते जाओ। ये आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिर 25 है। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का ये आंसर है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन था ना, ये और का आंसर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आंसर ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ सेक्शन सी शुरू हो गया। ये यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया हुआ था सेक्शन सी का, ये क्वेश्चन है, फिर ये आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से देखो ये 27 का यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख लो। अगले वीडियोज़ में आप लोग के लिए साइंस का लेके आऊँगा। साइंस का भी जितना भी MCQs है या फिर जो भी क्वेश्चंस है उसको भी समझाऊँगा। और फिलहाल अभी आपको इस क्वेश्चन में जहाँ पर भी प्रॉब्लम होगा ना, आप कमेंट करना, मैं उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी अच्छे से आपको समझाऊँगा, ठीक है। देखो ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे एक और करके भी क्वेश्चन है, दोनों का आंसर आपको मिल जाएगा। ये पहला वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर है, और ये और करके जो दिया हुआ था ये देखो उसका आंसर है, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका आंसर भी यहाँ पे आप देख लो, ओके। यहाँ पे आंसर कंप्लीट है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे हमें मीन निकालने के लिए बोला गया था, तो यहाँ पे देख लो मीन निकाल के दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे यहाँ पे सेक्शन डी का क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है। यहाँ पे देख लो सारे क्वेश्चन, और करके जो था उसका भी आंसर है, ठीक है।
नेक्स्ट आया क्वेश्चन 33 है, जो कि यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी थेल्स थ्योरम पूछा गया है। तो थेल्स थ्योरम ये तो एनसीईआरटी बुक में आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, दिखा दे रहा हूँ। और उसके साथ जो एक क्वेश्चन दिया गया था ना, उसका आंसर्स यहाँ पे देख लो। फिर आए क्वेश्चन में 34 का, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन का था, ये सेकेंड वाला क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 का फिर यहाँ पे मोड निकालने के लिए बोला गया था, तो इसका भी आंसर यहाँ पे देख लो, ठीक है। इसका आंसर्स का आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट करके रख लेना। ये हो गया सेक्शन ई का सारा, यहाँ पे देख लो क्वेश्चन, और इसका आंसर्स यहाँ पे देख सकते हो। ये आगे फिर यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन है, जो कि ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हाँ ये इस समझना होगा तो कमेंट करना, किसी दूसरे वीडियोज़ में आप लोग को मैं एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है पूरा समझा दूंगा, ठीक है, पूरा समझा दूंगा, अच्छे से समझाऊंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत होगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में, बट समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो, यहाँ पे हमने आप लोगों को पूरा क्वेश्चंस दिखा दिए हैं, पूरा क्वेश्चंस करवा दिए हैं, सैम्पल पेपर पूरा दिखा दिया है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो भी हमने बता दिया है। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस ही आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे, ठीक है। चलो, आए के वीडियोज़ में आप लोग के लिए साइंस का वीडियोज़ लेकर आऊँगा, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, बाय बाय।